दोस्तों, एक जिले में तेज तर्रार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का यानी डीएम साहब का ट्रांसफर होता है। और जैसे ही वो चार्ज भार अपना वहां पे कार्यभार संभालते हैं, वो देखते हैं कि उसी जिले में एक महिला जो कि पुलिस विभाग में अधिकारी हैं, एसपी सिटी हैं। अब एसपी सिटी मैडम डीएम साहब को देखती हैं और डीएम साहब एसपी सिटी जो मैम थी उनको देखती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ देर देखते ही रहते हैं। ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे मानो उन दोनों का बहुत पहले से कोई नाता रहा हो, कोई रिश्ता रहा हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब डीएम साहब चूंकि जिले में नए नए आए थे और उन्हें सारा चीज जिले का पता नहीं होता है। अब डीएम साहब अपने विभाग के कर्मचारियों से काम ना लेकर जब भी उन्हें कोई जरूरत पड़ती तो एसपी सिटी मैडम को फोन कर देते कि मैडम ये बात है, ये ऐसे करना है। अब दोनों में इतनी बातें होने लगी फोन पर धीरे धीरे कि दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और अच्छी खासी दोस्ती होने के बाद दोनों ने एक दिन तय किया कि देखो, डीएम साहब ने कहा कि देखो, मैं आईएएस हूं, पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी हूं और आप भी आईपीएस हो। अभी आपकी भी नई नई नौकरी है और मैं तो पुराना हो गया हूं और हम लोगों की उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है। ऐसे में अगर कहो तो हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अब एसपी सिटी मैडम तो वही चाहती ही थी। वो दिलो जान से डीएम साहब को चाहने लगी थी। अब उनको किस बात का विरोध, उन्होंने डीएम साहब को हामी में सर हिला दिया। अब ये बात पहुंचती है एसपी सिटी मैडम के घर में। एसपी सिटी मैडम ज्यादा दिन तक इस बात को छुपा नहीं पाती हैं। वो अपने माता पिता से सलाह लेती है तो उनके माता पिता कहते हैं कि बहुत अच्छा है, देखो तुम भी उसी जिले में अधिकारी हो और जिनसे शादी हो रही है तुम्हारी वो भी उसी जिले में अधिकारी है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। दोनों, एक आईपीएस और एक आईएएस, दोनों की अच्छी खासी बनेगी भी। और दोनों एक दूसरे को चाहते हो, दोनों एक दूसरे के हम उम्र हो। थोड़ा बहुत 2-4-5 साल का जो गैपिंग है वो शादी विवाह में वैसे भी नहीं लिया जाता है। सब कुछ ठीक ठाक से चलता रहता है। घर वाले भी मान जाते हैं, इधर डीएम साहब के घर वाले भी मान जाते हैं। अब दोनों की शादी की तारीख फिक्स होती है और धीरे धीरे शादी की तारीख जब नजदीक आती है और फिर देखते देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन दोनों की उसी जिले के एक प्रतिष्ठित मैरिज लॉन में, जो कि बहुत फेमस मैरिज लॉन था, उसी में शादी होनी थी। लेकिन डीएम साहब ने अपनी इस शादी में एक अनोखी चीज की थी। डीएम साहब ने अपनी होने वाली पत्नी एसपी सिटी मैडम से कहा कि ऐसा है कि हम दोनों अगर शादी के बंधन में बंध रहे हैं तो हम दोनों एक अच्छे पद पर हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, एक नाम है, एक रुतबा है, तो क्यों ना हम थोड़ी सी समाज सेवा कर लें। अब इसमें जो उनकी होने वाली पत्नी रहती है एसपी सिटी महोदया, वो कहती है हाँ बिल्कुल, नेकी करो, वो भी पूछ पूछ के, इसमें कौन सी बुराई, इसमें तो पूछना ही नहीं था आपको, ऐसे ही डायरेक्ट करना क्या चाहते हैं आप। तो कहते हैं कि दरअसल हम कुछ गरीब लोगों को, जो बहुत गरीब हो, भिखारी हो, ऐसे लोगों को अपने शादी में, जहां पे हमारी शादी होगी जिस मैरिज लॉन में, वहां पे एक वीआईपी लोगों के लिए जो खाना रहेगा, सेम वैसा ही खाना, सेम वैसा ही टेंट वगैरह, सेम वैसी व्यवस्था हम शहर के कुछ भिखारियों के लिए, वृद्धाश्रम के लोगों के लिए करना चाहते हैं। तो वो हामी भर देती है। उनकी होने वाली पत्नी कहती है कि ठीक है। अब जिस दिन शादी थी उस दिन होता भी ऐसा है, डीएम साहब वहां पर जो पूरे जिले में जितने भी भिखारी थे एक एक को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनको खाना खिलाते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, उनका बाकायदा सम्मान करते हैं। वृद्धाश्रम में भी बुजुर्ग बुलाए जाते हैं, बुजुर्गों का डीएम साहब अच्छे से सत्कार करते हैं, स्वागत भाव से, निश्चल प्रेम से उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब सारे भिखारी और सारे वृद्धाश्रम से जो भी बुजुर्ग उस जिले के आए थे, सारे लोग खाना खा चुके होते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही जयमाल का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, वैसे ही डीएम साहब देखते हैं जैसे जयमाल के स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बैठते हैं, यानी कि डीएम साहब और एसपी सिटी मैडम।
दोनों जैसे ही एक अपने जयमाल के स्टेज पर सोफे पर बैठते हैं, अभी जयमाल स्टार्ट ही नहीं हुआ था, स्टार्ट होने ही वाला था कि अचानक से डीएम साहब देखते हैं कि सामने से एक मैले कुचैले गंदे से कपड़ा पहने हुए, जिसके कपड़े कई जगह से फटे हुए हैं, जिसके पास बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, चेहरा पूरा एकदम काला लगा है, ऐसा कि जैसे बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हुलिया को देखने के बाद वहां पे जितने भी लोग थे उन लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं से भिखारी। अब वो डीएम साहब की तरफ आगे ही बढ़ता जा रहा था। अब डीएम साहब इस सोच में थे कि हो सकता है कि जो ये भिखारी मेरी तरफ आ रहा है, शहर का कोई ऐसा भिखारी हो जो खाना ना खाया हो, जिसको भोजन ना मिला हो, या ये छूट गया हो, लेट हो गया हो, तो शायद ये मेरे पास परमिशन लेने के लिए आ रहा हो, शायद जहां पर खाने पीने का प्रोग्राम है वहां लोगों ने कह दिया हो कि अब भिखारियों का और जो वृद्धाश्रम से लोग आए थे उनका खाने पीने का पूरी तरीके से प्रोग्राम बंद हो चुका है, इसलिए आप वापस जाइए। ये सब बताने के लिए मेरे पास आ रहा हूं। लेकिन ये भिखारी जैसे ही डीएम साहब के सामने पहुंचता है, अपनी उंगली उठाता है और उंगली उठा के डीएम साहब से कहता है कि अगला नंबर 13 है। अब डीएम साहब अवाक रह जाते हैं, बगल में बैठी उनकी होने वाली पत्नी एसपी सिटी मैडम, वो भी अवाक रह जाती है। अब डीएम साहब उस भिखारी की तरफ देख ही रहे थे, दूसरी बार से फिर वही व्यक्ति, वही भिखारी जो मैले कुचैले कपड़ों में डीएम साहब के सामने भी मात्र 1 मिनट पहले जयमाल के स्टेज पर पहुंचा था, तो फिर से दोबारा उंगली उठा कहता है कि टेंशन ना ले, अगला नंबर 13 है। अब डीएम साहब सोच में पड़ जाते हैं और एसपी सिटी मैडम जो कि दुल्हन के जोड़े में बैठी थी सोफे पर डीएम साहब के बगल, वो भी सोच में पड़ जाती हैं। वो अपने गार्ड वगैरह को, पुलिस की, चूंकि पुलिस की अधिकारी थी, पुलिस वालों को बुलाती हैं। उसके बाद कहती हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। डीएम साहब भी पूछते हैं कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं कहना, मुझे बस इतना ही कहना है कि अगला नंबर तुम्हारा है। अब डीएम साहब अवाक की ये कहना क्या चाहता है, अगला नंबर तुम्हारा है, इस बात में इसके क्या राज जुड़ा हुआ है। और उधर डीएम साहब देख रहे थे कि एसपी सिटी मैडम बाकायदा पुलिस वालों को बुला भी लेती हैं और कहती हैं कि इसे अरेस्ट कर लो। अब जैसे पुलिस वाले अरेस्ट का आर्डर पाते हैं, वैसे चारों तरफ से इस भिखारी को घेर लेते हैं और घेरने के बाद इसको पकड़कर उठाकर बाहर ले ही जाने वाले थे कि डीएम साहब जयमाल के स्टेज से खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं कि रुको। पुलिस वालों को रोकते हैं, पुलिस वाले अब इस भिखारी को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद भिखारी फिर से डीएम साहब के पास आता है। डीएम साहब उससे बात करना शुरू करते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम ऐसी बातें कि अगला नंबर तुम्हारा है, ये बात तुम क्यों कह रहे हो और तुम्हारा टोटल कहने का मतलब क्या है। तो वो भिखारी डीएम साहब से कहता है कि डीएम साहब मैं आपको सब बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी, इसके पीछे की जो मैं कह रहा हूं आपको कि अगला नंबर आपका है, इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी और इस कहानी को सुनने के लिए आपको थोड़ा सा किनारे आना होगा। अब डीएम साहब मरता क्या न करता, क्योंकि डीएम साहब को वो चीजें बार बार दिमाग में चुभ रही थी, वो भी ऐसी चीज जिसमें अति संयुक्त हो कि कहना क्या चाहता है, इसका कहने का अर्थ क्या है, कहीं ये जीवन से जुड़ा मुद्दा तो नहीं है कि अगले बार मेरे साथ, इसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्या कहना चाहता है। इसको जानने के लिए डीएम साहब उस भिखारी को सम्मानजनक स्थिति में उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और बात करते हुए जयमाल का जो स्टेज लगा था उस स्टेज के पीछे चले जाते हैं और इस स्टेज के पीछे जैसे ही डीएम साहब उससे बात करना स्टार्ट करते हैं, वो कहानी सुनने की कोशिश जैसे ही डीएम साहब शुरू करते हैं और जैसे ही यह व्यक्ति बताना शुरू करता है, वैसे ही डीएम साहिबा की होने वाली पत्नी एसपी सिटी महोदया उनके पास जाती है और कहती है कि ये पागल है, इसको भगाओ। डीएम साहब कहते हैं कि नहीं, ये कुछ कहना चाहता है, भले ही पागल है लेकिन कुछ कहना चाहता है तो इसे कहने दो, इसे कहने का अवसर मिलना चाहिए।
अब डीएम साहब देखते हैं कि उनकी होने वाली पत्नी एसपी सिटी महोदया के चेहरे पर एक अलग तरीके से लालिमा आ गई है, पूरा चेहरा लाल हो गया। अब डीएम साहब भी बहुत सशंकित हो जाते हैं कि मैटर क्या है, मामला क्या है। तो दोस्तों आखिर क्या थी पूरी सच्चाई और आखिर क्या थी पूरी कहानी। जो ये भिखारी के रूप में आया हुआ व्यक्ति डीएम साहब से कह रहा था कि अगला नंबर तुम्हारा है, आखिर ये आया हुआ व्यक्ति कौन था और क्यों कह रहा था कि अगला नंबर तुम्हारा है। पूरी कहानी जानने के लिए कहानी को आगे तक देखिएगा जरूर। कहानी को शुरू करने से पहले तो क्या थी पूरी कहानी, क्या है पूरी कहानी की सच्चाई, जानेंगे आगे के वीडियो में। बस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर देना भैया, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सबसे पहले उन लोगों का नाम लेना चाहूंगा जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था, जिसमें है अजीत सिंह शेखावत, पानीपत से हैं, अनिल विधूड़ी है राजस्थान से, गौतम भाले राव हैं, शोएब खान है रामपुर यूपी से, कयूम अंसारी हैं, अजीत कुमार है दिल्ली से, विजय सिंह है गाजियाबाद से, और निधि है, विनोद है, और अगला नाम है श्रवण कुमार का हरदोई से, जिनका प्यार हमें हर कहानी पर मिलता रहता है। राकेश यादव है सुल्तानपुर से, दीपचंद है, समय राम है, राम राज यादव हैं, ये भी हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं। तो इन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। उम्मीद है आपका प्यारा सा कमेंट इस कहानी पर जरूर आएगा और इस कहानी पर आपका प्यारा सा कमेंट आएगा तो मैं अगली आने वाली कहानी में आपका नाम जरूर लूंगा। तो चलिए बिना देरी के, बिना आपका समय गंवाए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़कर आए थे। एसपी सिटी मैडम को, जो कि डीएम साहब की दुल्हन बनने वाली थी, डीएम साहब उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आप यहां से चले जाइए, ये जो कहानी बताने वाला है हमें बताने दीजिए। अब एसपी सिटी मैडम वहां से चली जाती हैं। अब ये व्यक्ति बताता है कि डीएम साहब को कि डीएम साहब मेरा नाम राकेश है और मैं इसी जिले के बगल एक दूसरा जिला है वहां का रहने वाला हूं। डीएम साहब बात ऐसी है कि मैं आज से तकरीबन 10 साल पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छा खासा था। मेरे पिताजी का किराने का बहुत बड़ा व्यवसाय था और मैं एक अच्छे खासे शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र था। और डीएम साहब जब मैं पढ़ाई कर ही रहा था, कक्षा 12 का छात्र था, उसी समय मेरे जीवन में एक लड़की आती है जिस लड़की का नाम होता है संगीता। और फिर संगीता और हम जब भी क्लास चलती थी दोनों अगल बगल ही बेंच पर आमने सामने ही बैठते थे। पहले तो हमारी और संगीता की नजरें मिली, फिर धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद फिर हम दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहने लगे। और उसके बाद मैंने संगीता से कहा कि संगीता क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो संगीता ने कहा कि हाँ, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करते हो। और इस शख्स ने अपना नाम बताया राकेश। राकेश ने कहा फिर मैं और संगीता दोनों बेतहाशा एक दूसरे को प्यार करने लगे। और फिर अगली साल जब दोनों कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, फिर आया ग्रेजुएशन का दौर। और संगीता एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी और मैं एक धनाढ्य परिवार का लड़का था। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए जब हमने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया तो हम दोनों ने आपस में मन बनाया कि हम दोनों एक ही कॉलेज में दाखिला लेंगे, जहां भी पढ़ाई करेंगे, अब जितनी भी पढ़ाई करेंगे और बचे हुए जीवन को साथ ही काटेंगे। यानी कि दोनों लोगों ने, राकेश और संगीता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया था कि पढ़ाई के बाद जब उनके घर वाले ये सब बातें जान जाएंगे और घर वाले एग्री हो जाएंगे तो दोनों की शादी भी हो जाएगी। दोनों ऐसा मन बना चुके थे।
अब राकेश और संगीता दोनों ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगते हैं। धीरे धीरे 3 साल का समय गुजर जाता है और समय ऐसे गुजरता है कि समय का पता ही नहीं चलता कि तीनों की दोस्ती प्यार में कब तब्दील हुई थी, तीनों इतना करीब कब आ गए थे और तीनों का ग्रेजुएशन का 3 साल का वक्त कैसे गुजर गया, ये राकेश और संगीता को पता ही नहीं चला। दोनों बेइंतहा प्यार करने लगे थे। अब जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल की कंप्लीट हो गई, अब चूंकि संगीता भी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसके घर वाले चाहते थे कि संगीता के हाथ जल्दी से जल्दी उसके हाथ में मेहंदी लग जाए, उसकी शादी हो जाए। संगीता की शादी उसके घर वाले देखना शुरू करते हैं। चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार के थे, इसलिए वो अपनी सुविधा के अनुसार कि ज्यादा दान दहेज ना देना पड़े, लड़का ठीक ठाक हो, वो खोजना शुरू करते हैं। लेकिन ये चीज संगीता को पता नहीं होती है कि उसकी शादी उसके घर वाले ढूंढना शुरू कर रहे हैं। और फिर संगीता जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेती है, तब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए, तो वो आगे की पढ़ाई करने के लिए जब अपने घर वालों से कहती है कि वो सिविल की तैयारी करेगी, आईएएस पीसीएस की तैयारी करेगी, तो उसके घर वाले यानी कि उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा देखो, हम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और आईएएस पीसीएस बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ऐसे में ये संभव नहीं है कि हम तुम्हारी पढ़ाई करवा पाए। अब हम तुम्हारी शादी कर दे रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी शादी कर दे रहे हैं। अब तुम्हारे ससुराल वाले ही तुम्हें पढ़ाए लिखाएंगे। अब संगीता जब अपने माँ बाप के मुंह से ये सब बातें सुनती है कि घर वाले शादी ढूंढ रहे हैं, फिर वो राकेश को बताती है कि राकेश, अब हमारे घर वाले हमारी शादी ढूंढ रहे हैं। तो राकेश संगीता से पूछता है कि तुमने कुछ बताया नहीं हमारे बारे में? तो वो कहती है कि नहीं, दरअसल पिताजी से मैं थोड़ा डरती हूँ, माँ जी को तो पता है। अब राकेश हिम्मत दिखाता है। राकेश हिम्मत दिखाकर एक दिन संगीता के घर पहुंच जाता है और उसके पिताजी से बात करता है और कहता है कि दरअसल संगीता से मैं प्यार करता हूं, आपकी बिटिया से मैं प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। फिर संगीता के पिताजी उससे काफी बातचीत करते हैं। अच्छा, बातचीत में संगीता के पिताजी को ऐसा लगता है कि लड़का बहुत अच्छा है, होनहार लड़का है और एक अच्छी परवरिश उस बच्चे के अंदर नजर आ रही थी। चूंकि धनाढ्य परिवार से था, संपन्न परिवार से था, छिछोरापन बात करने में नहीं लग रहा था। अमूमन आप देखेंगे जब आदमी बड़ा होता है ना, तो उनके घर के लड़कों को देखिए बात करते वक्त छिछोरापन जरूर आ जाएगा, लेकिन ये चीजें राकेश के अंदर तनिक भी झलक नहीं रही थी। अब उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है भैया, जात बिरादरी तो हमारी एक ही है, हम शादी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके घर वाले मानेंगे? तब राकेश कहता है कि चाचा जी, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अब राकेश अपने घर पहुंचता है और अपने माँ बाप से कहता है। माँ बाप भी चाह रहे थे कि वो बड़ा हो गया है, अब उसकी भी शादी हो जाए। तो राकेश के माँ बाप लालची नहीं थे, पैसे थे उनके घर में, संपन्नता थी, लेकिन वो दहेज के लोभी नहीं थे। और संगीता के घर वालों की सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि अगर हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे तो दान दहेज में बहुत सारा सामान देना पड़ेगा। तो ऐसा घर देख रहे थे जो संपन्न हो और दान दहेज भी कम देना पड़े। तो अब मामला यहाँ पे सेटल हो जाता है। फिर राकेश के घर संगीता के पिताजी पहुंचते हैं, उनके पिताजी से माँ जी से बात करते हैं। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों की धूमधाम से शादी होने के बाद दोनों का जीवन अच्छे से चलने लगता है। दोनों ठीक ठाक पहले से भी एक दूसरे को जानते थे, पहले से एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों एकदम ठीक ठाक से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। जीवन यापन करते करते जीवन के 2-3 साल कब गुजर जाते हैं ये पता नहीं चलता। अब राकेश धीरे धीरे, शादी हो गई थी, मिच्योर हो गया था। वो अपने पिता के जो किराने का व्यवसाय था, बड़ा व्यवसाय था, तो उस बड़े व्यवसाय को, उस बड़ी दुकान को संभाल लेता है और संभालने के बाद पिताजी को रिटायर कर देता है कि पिताजी आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप आराम से अब घर पे खाइए पिए, राम का भगवान का इंशाअल्लाह का नाम लीजिए, आप परेशान मत होइए, अब मैं सारा काम देखूंगा। उसके पिताजी भी समझते हैं कि ठीक है, लड़का होनहार है, शादी विवाह हो गया, अब जिम्मेदारी, नौकरी तो करेगा नहीं क्योंकि परिवार का व्यवसाय है तो वही संभालेगा, दुकान भी बड़ी है, उसे किसी न किसी को संभालना ही है।
उस पर किसी नौकर को तो रख सकते, विश्वसनीय अपना एक आदमी होना ही चाहिए। तो पिताजी भी कहते हैं कि ठीक है, मेरी रजामंदी है बेटा, तुम सब समाचो मतलब काम को, दुकान को हैंड ओवर ले लो। अब वो हैंड ओवर ले लेता है और काम को अपने पास संभालने लगता है। अब जब राकेश के पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं, दुकान वो संभाल लेता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अब संगीता जब देखती है कि राकेश के पास बेइंतहा पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो संगीता कुछ किताबें मंगवाने लगती है उससे कि ये किताबें लेकर चले आओ, वो किताबें लेकर चले आओ। अब जब राकेश देखता है एक पति कि उसकी पत्नी पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो रही है, तो राकेश अपनी पत्नी संगीता से कहता है कि संगीता देखो, टेंशन वाली कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम अगर पढ़ाई करना चाहती हो तो तुम पढ़ाई करो। संगीता कहती है कि ठीक है। अब संगीता पढ़ाई शुरू कर देती है, संगीता पढ़ाई शुरू कर देती है और राकेश उसका पूरी तरीके से समर्थन करने लगता है। हालांकि राकेश के माता पिता कुछ दिन तक कहते हैं कि बेटा, इतना दिन हो गया तुम्हें पढ़ाई छोड़े, अब तुम क्या उन चीजों को दोबारा से वापस कवर कर पाओगी। तो राकेश अपने माता पिता को समझाता है कि पापा मम्मी, अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम पढ़ कर एक थोड़ा सा ज्ञान तो इसे मिलेगा। अगर ये इसको कहीं सर्विस नहीं मिली, किसी अच्छे पद पर नहीं गई, तो इसको ज्ञान तो रहेगा कम से कम। अपने माता पिता को राकेश इस तरीके से सपोर्ट करता है अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को समझा देता है और उसके माता पिता समझ भी जाते हैं। अब जब देखता है कि उसका टैलेंट अब पढ़ाई में रात दिन लगी रहती है, तो पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, उसको फार्म भरवाता है, जो भी यूपीएससी की तैयारी होती है कोचिंग लगवाता है। धीरे धीरे संगीता कोचिंग करते करते पता चलता है, एक एग्जाम देती है, उसमें प्री की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो सबसे पहले होती है उसको पास कर जाती है। बीच वाली परीक्षा जो मेंस होती है उसमें फेल हो जाती है। 4-5 बार ट्राई करती है, 4-5 बार वो लगातार असफल ही होती है और राकेश से कहती है कि पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है और मैं अब नहीं करूंगी, परीक्षा की तैयारी अब मुझे नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन राकेश उससे कहता है कि देखो, इतना दिन तुमने मेहनत की, इतना दिन मैंने जो पैसे अपने तुम्हारे ऊपर खर्च किए, वो पैसे एक हिसाब से बेकार ही गए। अभी एक चांस है तुम्हारे पास, एक बार और ट्राई कर लो, हो सकता है कि हो ही जाए। अब संगीता से वो हाथ पैर जोड़ता है कि संगीता मेरी बात मान लो, एक बार ट्राई कर लो। अब संगीता लास्ट बार ट्राई करती है और इस बार जब वो ट्राई करती है तो सारी परीक्षाओं को पास कर जाती है, इंटरव्यू में पहुंचती है। इंटरव्यू में पहुंचने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो आईपीएस बन जाती है और ट्रेनी आईपीएस बनने के बाद वो एक जिले की पोस्टिंग पाती है। पोस्टिंग पाने के बाद वो एक जिले की एसपी सिटी बन जाती है। एसपी सिटी बनने के बाद राकेश बहुत खुश होता है, मोहल्ले में, समाज में उसके माता पिता का, कि उसकी पत्नी अब आईपीएस हो गई, उसकी पत्नी अब बड़े ओहदे पर चली गई, उसकी पत्नी एक पुलिस की बहुत बड़ी अधिकारी बन गई। बड़ा सब खुश होते हैं, राकेश चारों तरफ लड्डू बंटवाता है, खुशी का इजहार करता है। लेकिन कहते हैं ना कि समय कब बदल जाता है कि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस पूरी कहानी में भी ऐसा ही हुआ। अब संगीता देखती है कि राकेश का रुझान अब संगीता के नौकरी की तरफ है और इसके चक्कर में राकेश का पूरा किराने का जो 2-4 पुश्तों का कारोबार था, जिससे पूरा घर उसका चलता था, सब लोग संपन्न थे, वो कारोबार अब धीरे धीरे गर्त में जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है जब राकेश की वो बड़ी दुकान, वो बड़ा व्यवसाय, वो बड़ा धंधा पूरी तरीके से बंद हो जाता है। राकेश बिल्कुल रोड पर आ जाता है। अब उसके माता पिता उससे कहते हैं बेटा तुम क्या करोगे, हमारे 2-4 पुश्त में कभी किसी ने नौकरी नहीं की। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी है, वो आईपीएस है, मैं उसके पास जाऊंगा। फिर वो संगीता को फोन करता है, संगीता के पास जाता है। संगीता भी उसे अपने पास रखती है। संगीता के बंगले पर वो रहने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और समय गुजरने के बाद जब कुछ समय गुजर जाता है, उसके बाद वो देखता है कि संगीता का रुझान उसके तरफ बिल्कुल नहीं है। नाम मात्र का वो राकेश की चर्चा करती है, नाम मात्र का वो उसके जीवन में राकेश का वजूद है, नाम मात्र का वो पति मानती है।
और इधर राकेश अपने उस व्यवसाय को, जो पुश्तैनी व्यवसाय था, वो सब खत्म कर दिया था। उसको सोच सोच कर डिप्रेशन में चला जाता है। और जब वो डिप्रेशन में चला जाता है तो संगीता मैडम उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती हैं, डॉक्टर को दिखाती हैं, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती हैं कि कुछ ऐसी दवाई इसे दो ताकि इसकी मानसिक स्थिति और खराब हो जाए। अब डॉक्टर उसे धीरे धीरे दवा देने लगते हैं और वो दवा संगीता फोर्स करके अपने पति राकेश को खिलाने लगती है। अब राकेश की तबीयत धीरे धीरे और खराब होने लगती है। राकेश पूरी तरीके से पागल हो जाता है। जब वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, फिर एक दिन ऐसा आता है जब संगीता राकेश को अपने बंगले से भगा देती है, पुलिस वालों को बुलाती है और कहती है इसे भगा दो। अब राकेश रोड पर, चूंकि पूरी तरीके से पागल हो चुका था, भीख मांगने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। राकेश अब भीख मांगने लगता है, धीरे धीरे भीख मांगने लगता है। और जब वो भीख मांगने लगता है तो कई भिखारियों का झुंड जो था वो उसे मिल जाता है और उन्हीं के साथ वो रहने लगता है। लेकिन वो देखता है कि जो दवाएं संगीता उसे खिलाती थी, जब से वो दवा खाना बंद कर दिया है, तब से उसे कुछ सोच और समझ में आने लगा है। वो चीजों को सोच और समझ सकता है। अब वो संगीता के बारे में पता चल करता है कि संगीता कहाँ है, तो पता चलता है वो घूमते घूमते दूसरी जगह चला है। अब संगीता के बारे में जब वो पता करता है तो पता चलता है कि मैडम अब दूसरी शादी करने वाली। एक डीएम साहब आए हैं उसी जिले में और उनसे दूसरी शादी करने वाली। अब जब ये सारी बातें उसे पता चलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि काटो तो उसको खून ना निकले, ऐसा उसके साथ हो रहा था। अब बेचारा मरता क्या न करता, वो धीरे धीरे पता लगाते शादी का, वो मंडप खोज लेता है, शादी का वो जहाँ पे शादी होनी थी मैरिज लैंड ढूंढ लेता है और इत्तेफाक से शादी के ही दिन पहुंचता है। और उस टाइम पहुंचता है जब दोनों का जयमाल होने लग वाला था। और फिर डीएम साहब को कहता है कि डीएम साहब, जिसकी मैं अभी तक आपसे बात कर रहा था संगीता की, वो संगीता कोई और नहीं, आपके साथ अभी कुछ देर बाद 7 फेरे लेने जाने जा रही है, जो वही मेरी पत्नी है और मैं राकेश हूं। जब डीएम साहब ऐसी बात सुनते हैं और उधर सोफे पर जयमाल के स्टेज पर बैठी एसपी सिटी महोदया अब सोचती हैं, क्योंकि वो देखकर ही जान गई थी यही मेरा पति है, ये कहीं मेरी पोल ना खोल दे, नहीं तो शादी नहीं हो सकती है। अब वो सोचती है काफी देर से दोनों बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अब वो उठकर सीधा डीएम साहब के पास आती है, डीएम साहब से कहती है कि पागल है, इससे इतनी देर से क्या बात कर रहे हो। तो डीएम साहब इस चीज को, क्योंकि आईएएस हैं, डीएम हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, अब वो चीजों को वेरीफाई भी तो करेंगे कि जो ये शख्स पागल है, जो इस वेशभूषा में अभी आया है, जो ये कह रहा है, ये सही है या गलत है। उसको खोजबीन भी करनी थी। वो पूछते हैं अपनी होने वाली पत्नी संगीता से कि ये शख्स ने हमें एक पूरी कहानी सुनाई, क्या ये कहानी सत्य है। तो संगीता मैडम कहती क्या कहानी सुनाई, तो शॉर्टकट में सारी पूरी कहानी सुना देते हैं कि तुम्हें पढ़ाया था, तुम्हें लिखाया था, तुम लोग पहले साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, तुम्हारा प्यार था। मतलब पूरी कहानी डीएम साहब ने संगीता को शॉर्टकट में 1 मिनट के अंदर सुना दी। अब संगीता से पूछा ये सब सत्य है। संगीता, जो कि एसपी सिटी मैडम थी, वो कहती है कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अब जब ऐसा संगीता, जो कि राकेश की पुरानी प्रेमिका थी, उसकी पत्नी भी थी, राकेश संगीता के बारे में हर एक बात जानता था। अपने जेब से फटे पुराने पैंट से, फटी पुरानी जेब से एक फटी पुरानी पर्स निकालता है और उस पर्स से 4-5 फोटो ऐसे निकालता है जो कई टुकड़ों में थे और उन टुकड़ों को जोड़कर डीएम साहब को दिखाता है। डीएम साहब जब उस फोटो को देखते हैं, जो कि एक आईएएस, एक जिले का बड़ा अधिकारी, जब डीएम साहब उस फोटो को देखते हैं तो तुरंत ही जान जाते हैं कि कहीं ना कहीं से जो राकेश कह रहा है वो सही कह रहा है, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है। इसकी बातों में 100% सत्यता है। अब डीएम साहब अपनी होने वाली दुल्हन संगीता से कहते हैं कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब तुम
अपने उस पति की नहीं हो सकी जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जिससे तुम प्यार करती थी, तो क्या गारंटी कि तुम मेरी होगी। और दूसरी चीज, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाने की तुम्हें क्या जरूरत थी, ऐसा तुमने काहे किया। अब एसपी सिटी महोदया के चेहरे से लालिमा जा ही नहीं रहती, पूरा चेहरा लाल, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, पूरा चेहरा डर के मारे सूख जाता है। तुरंत ही डीएम साहब पुलिस वालों को इस संगीता मैडम को अरेस्ट करने का आदेश देते हैं। तुरंत ही पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद मैडम के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और मैडम को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद ये जो डीएम साहब थे, इनका नाम अविनाश होता है, अविनाश साहब राकेश को अपने साथ लेकर जाते हैं, उसको नया कपड़ा दिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, उसकी शेविंग वगैरह, बाल वगैरह, दाढ़ी वगैरह सब कुछ कटवाते हैं, एक अच्छा लुक देते हैं उसे। अब वो देखने में ठीक ठाक लगने लगा था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगता है। धीरे धीरे उससे पूछते हैं कि तुम नौकरी करोगे कि अपना व्यवसाय करोगे। चूंकि उसके कई पीढ़ियों ने व्यवसाय किया था, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मैं सर अगर आप कुछ पैसे का हेल्प कर सके, कुछ पैसे की मदद कर सकें तो मैं सर मुझे अच्छा यही कि मैं व्यवसाय करूंगा। डीएम साहब कहते हैं ठीक है भाई। उसे कुछ पैसे का जुगाड़ करके डीएम साहब देते हैं और उसी जिले में एक छोटी सी दुकान डलवाते हैं और राकेश की प्रॉपर तरीके से देखभाल करना शुरू करते हैं, जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई की देखभाल शुरू करता है। राकेश बुद्धि से, अपने दिमाग से, बिजनेसमैन आदमी था ही, उसके पास बिजनेस का पूरा दिमाग था। धीरे धीरे देखते हैं डीएम साहब कि वो दुकान धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और कुछ दिन बाद डीएम साहब का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन डीएम साहब उस जिले से जाते जाते एक आदमी को उसके सही रास्ते पर ला चुके थे, एक आदमी को उसका नया जीवन दे चुके थे, एक आदमी को पूरी तरीके से उसकी गलत फहमियों को, जो उसके अंदर गलत फहमी थी कि मैं डीएम साहब को ठग लूंगी, महिला के, संगीता के, जो कि स्पेसिटी थी कि ठग लूंगी और शादी कर लूंगी अपने पति को छोड़कर, उस पर पूरा का पूरा पानी फिर जाता है। और उसके बाद जब डीएम साहब का ट्रांसफर हो जाता है, फिर डीएम साहब जाते वक्त मिलते हैं राकेश से। राकेश गले से लगाकर खूब रोता है, पैर पड़ता है। उसके बाद कहता है कि साहब ऐसे मत जाओ, आप मेरे घर चलो, एक बार मेरे घर होकर आओ। बगल का जिला था, डीएम साहब उसके साथ घर जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो माता पिता जब देखते हैं तो अपने बेटे राकेश को देखते हैं, कहते हैं अरे बेटा तुम कैसे, तुम्हारी पत्नी के पास हमने बहुत बार फोन किया लेकिन बोली कि पागल हो गया, वो तो भाग गया कहीं इधर उधर। फिर वो पूरी कहानी बताता है राकेश अपने माता पिता से, डीएम साहब के बारे में बताता है। डीएम साहब अपने एक कुर्सी पर बैठे थे बरामदे में। अब राकेश के माता पिता आते हैं, डायरेक्ट डीएम के चरण स्पर्श करने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं। राकेश के माता पिता डीएम साहब के पैर जैसे ही पकड़ने वाले थे, डीएम साहब उन्हें अपने बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं कि आप मेरे ऊपर ऐसा एहसान मत करिए, आप भी राकेश के माँ बाप हैं और मेरे भी माँ बाप हैं, आप मत ऐसा करिए। अब दोनों की आंखें डबडबा जाती हैं राकेश के माता पिता की, और दोनों की आंखों में आंखें डालकर जब डीएम साहब देखते हैं तो उनकी भी आंखें डबडबा जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं राकेश के माता पिता डीएम साहब अविनाश को। और अविनाश डीएम साहब कहते हैं कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ जरूर आई होगी, कहानी आपको प्यारी जरूर लगी होगी। कहानी आप किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, कहां से सुन रहे थे, आप अपनी दिल की राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा। और आपका डीएम साहब के बारे में क्या कहना है, आपका एसपी सिटी जो संगीता जी थी उनके बारे में क्या कहना है, और आपका राकेश के बारे में क्या कहना है, आपकी पूरी कहानी के बारे में क्या राय है, ये जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर ले सकूं। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।